नंबर 7 हम कर रहे हैं। हेलो हेलो जी। तो बेटा चैप्टर नंबर 7 जो है वो हम कर रहे हैं और इसका हमारा लास्ट वाला टॉपिक रह गया यंग्स मॉडुलस वाला। जो स्मार्ट सिलेबस में चैप्टर नंबर 7 है ना, वो पहले ज़रा सुन लें। मैं आपके साथ ये सारी डिटेल भी शेयर कर दूंगा। अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको गाइड करना है, तो सब्जेक्ट वाइज मैं आपको ज़रूर गाइड कर दूंगा। अभी चैप्टर नंबर 7 से जो हमने पढ़ा है उसमें से अर्शमीदस प्रिंसिपल इसमें से आउट है, और इससे पहले जो प्रेशर से पहले वाले टॉपिक्स हैं सारे वो वाले नहीं है। डेंसिटी है, पास्कल्स लॉ भी है, इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन वगैरह वो सारे टॉपिक्स हैं। तो यंग्स मॉडुलस वाला टॉपिक भी शामिल है, ये भी हमने करना है। आज हम इस टॉपिक को करके इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 1-2 दिन में मैं आपके साथ हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है ना वो डिटेल में डिस्कस करूँगा। यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा मैं अपने चैनल पे, फिर आप वहाँ से देख लीजिएगा। और मैंने प्लान कर लिया है कि हम जो अपने नोट्स बनाएंगे ना, क्योंकि अब स्मार्ट सिलेबस में आपको तो नहीं पता चलेगा हमने कौन सा सवाल याद करना है कौन सा नहीं करना। तो हम ऐसे नोट्स डिज़ाइन करेंगे जिसमें आपने जो कुछ लिखा होगा वही याद करना होगा, ताकि आपको मुश्किल ना हो कि ये करना है और ये छोड़ना है, ये करना है और ये छोड़ना है। तो इस मसले का हल जो है वो हम इस तरह से निकाल लेंगे, आपको ईजी कर देंगे। आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। ठीक है बेटा। टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है यंग्स मॉडुलस। ये यंग जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम था, मैं फिजिस्ट। इसने ये एक रिलेशनशिप दिया स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन में। टेंसाइल स्ट्रेन हमने कल पढ़ा था ना कि चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। जब हम चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ को आपस में डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है टेंसाइल स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेन और स्ट्रेस का आपस में जो रिलेशनशिप है वो यंग्स मॉडुलस ने हमें दिया था। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें जरा। डेफिनेशन क्या है? रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस की टेंसाइल स्ट्रेन के साथ जो रेशियो है उसे हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू वाई। वाई यहाँ पे यंग मॉडुलस का सिंबल है। अगर इसको मैथमेटिकल इसकी एक्सप्लेनेशन देनी हो तो हमने शुरू से शुरू करना है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, शुरू से शुरू करेंगे। लॉन्ग में अगर आता है तो ये बीच में ऐड कर देंगे। कंसीडर अ लॉन्ग बार ऑफ लेंथ एल ओ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। कहता है एक लंबा रॉड ले लें जिसकी लेंथ एल ओ है और क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका ए है। लेट एन एक्सटर्नल फोर्स एफ इक्वल टू द वेट डब्ल्यू स्ट्रेचेस इट सच दैट द स्ट्रेच्ड लेंथ बिकम्स एल। कहता है फर्ज करें एक फोर्स इस पे लगाते हैं जो इसको स्ट्रेच करती है, यानी कि रॉड खींचा जाता है और उसकी नई लेंथ हो जाती है एल, यानी कि लेंथ में चेंज आ गया। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द रेशियो ऑफ दिस स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन इज कांस्टेंट विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। अब कहता है लेट डेल्टा एल बी द चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड। अगर हम डेल्टा एल को चेंज इन लेंथ के तौर पे ले लेते हैं तो डेल्टा एल फिर किसके इक्वल होगा? डेल्टा एल इक्वल होगा एल माइनस एल ओ। तो स्ट्रेस का फार्मूला है फोर्स ओवर एरिया एफ ओवर ए। टेंसाइल स्ट्रेन है डेल्टा एल ओवर एल, यानी कि चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब यंग मॉडुलस का जनरल फार्मूला क्या है? स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की आपने वैल्यू इसमें लिखनी है एफ ओवर ए, ऊपर यहाँ पे इसकी जगह लिखना है एफ ओवर ए, और नीचे टेंसाइल स्ट्रेन की जगह पे लिखना है डेल्टा एल ओवर एल। अब एक डिनोमिनेटर जो फार्मूले का है उसके अलावा ऊपर वाली यहाँ स्ट्रेस की जगह जो वैल्यू आनी है ये भी एक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि जब ऐसे डबल फ्रैक्शन आ जाती है तो वो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि इस y के साथ जो y इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है इसके साथ आपने एक और जो स्टेप करना है वो क्या होगा
एक और स्टेप आपने इसके साथ मजीद करना है, और वो स्टेप क्या होगा, आपने इक्वल का साइन लगा के, ऐसे फ्रैक्शन लगा के ऊपर लिखना है इस तरह से f ओवर a, ठीक है, और नीचे लिखना है डेल्टा L ओवर LO। इस तरह से हमने पहला स्टेप करना है। अब क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे भी एक फ्रैक्शन आ गई है, तो नीचे वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होके ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये नया स्टेप जो आगे बना हुआ है, ये अगला स्टेप आ जाता है, ठीक है, ये वाला स्टेप आ जाता है, ये वाला जो ये f ओवर a मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल ओ ओवर डेल्टा एल हो जाता है, ये वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है यहाँ पे। तो फिर फाइनल फार्मूला क्या आ गया, यंग मॉडुलस का f मल्टीप्लाई बाय एल ओ ओवर a मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल, ये हमारे पास फाइनल फार्मूला आ गया, ठीक है जी। कहता है SI यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। SI यूनिट इसकी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होती है, और इसकी जो कुछ कॉमन मटेरियल है उनके यंग मॉडुलस देखें टेबल में दिए गए हैं, ये देखें ये टेबल में दिए गए हैं। एल्यूमिनियम का जो यंग मॉडुलस होता है वो क्या होता है 70, और साथ ये ऊपर लिखा है मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हर एक के साथ आना है 10⁻⁹। ये एल्यूमिनियम का है, फिर बोन का यंग मॉडुलस है, ब्रेस का है, कॉपर का है, ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए आपने ये याद रखना है, ठीक है। ये टेबल भी आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर में आए तो आपने कैसे लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, फॉर्मूला ये वाला, और इसके साथ ये फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म और इसका यूनिट, और यहाँ से टेबल से कोई एग्जांपल ले लेनी है। अगर आपको ये लॉन्ग में आ जाता है, अगर आपको ये लॉन्ग में आ जाएगा तो आपने क्या करना है, डेफिनेशन के साथ आपने ये मैथमेटिकल फॉर्म एक्सप्लेनेशन में लिख देनी है, और फिर आगे ये सारे स्टेप्स भी करने हैं, और फाइनली जो है वो यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क, कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आ रहा है इससे रिलेटेड तो मुझसे पूछें। जी बेटा, कोई क्वेश्चन आपके पास है इससे रिलेटेड तो मुझसे पूछें। जी मैथमेटिकल फॉर्म बेटा दोबारा देख लें, अभी स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में। मैथमेटिकल फॉर्म में हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने दोनों फार्मूले लिखने हैं, क्योंकि यंग मॉडुलस है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ये जनरल फार्मूला है इसका। तो हमने क्या करना है, हमने पहले स्ट्रेस का फार्मूला लिखना है जो है एफ ओवर ए, फिर टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला लिखना है डेल्टा एल ओवर एल, और फिर यंग मॉडुलस के फार्मूले में स्ट्रेस की जगह पे, यहाँ स्ट्रेस की जगह पे उसकी ये वैल्यू हमने पुट कर देनी है, ये जो मैंने वैल्यू लगाई हुई है एफ ओवर ए, और टेंसाइल स्ट्रेन की जगह इसकी वैल्यू डेल्टा एल ओवर एल लगा देनी है। अब क्या है कि ये डिनोमिनेटर था जो फार्मूले का था, ये नीचे वाली वैल्यू जब हम ऊपर वाली के साथ लिखेंगे तो डिवाइड की वैल्यू, आपको पता है मैथ में हम जब किसी वैल्यू को डिवाइड कर रहे होते हैं उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो इस वजह से ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ये मल्टीप्लाई में जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो रेसिप्रोकल होने के बाद ये आ जाएगा एफ मल्टीप्लाई एल ओ ओवर ए मल्टीप्लाई डेल्टा एल, ठीक है जी। Any other thing if you want to ask? और आगे आ गई हमारी एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपने आंसर देने हैं, जैसे सबसे पहले एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज को हमने सॉल्व करना है, ये तो आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एमसीक्यूज में आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इनको सॉल्व कीजिएगा, कल फिर इंशाल्लाह हम इनको डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस में अब स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 7.2 वाला क्वेश्चन जो है
ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा। और 7.2 वाला जो है ये भी नहीं हमारे सिलेबस का हिस्सा रहा। 7.2 और 7.3 दोनों ही नहीं रहे। 7.4 वाला है व्हाट इज मेंट बाय डेंसिटी एंड इट्स एसआई यूनिट, ये हमने पीछे किया है, शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हवाले से हाइड्रोमीटर वाला है। वाई वी यूज हाइड्रोमीटर टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की डेंसिटी मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? मिल्क की डेंसिटी, दूध की डेंसिटी फाइंड करने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? कि वाटर का जो वो है ना डेंसिटी, वाटर की जो डेंसिटी है वो है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और मिल्क की जो है वो वाटर से डिफरेंट डेंसिटी होती है। तो जब हाइड्रोमीटर लगाएंगे तो अगर मिल्क के अंदर पानी डाला होगा ना तो मिल्क की डेंसिटी जो है वो चेंज हमें मिलेगी, एक्चुअल डेंसिटी से थोड़ी कम मिलेगी। तो इससे हमें भी फिर क्या पता चलेगा कि मिल्क की जो डेंसिटी है वो चेंज है, इसका मतलब दूध में मिलावट हुई हुई है। तो दूध में मिलावट को चेक करने के लिए हम ये यूज करते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर आपको नोट्स में मिल जाएगा, मैंने लिखा हुआ है उसमें। अच्छा, उसके बाद अगला है डिफाइन द टर्म प्रेशर, ये भी आपके कोर्स में शामिल है, ये भी हमने करना है। शो दैट एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर, ये भी हमने किया है, वो जो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन वो हमने किया था, साथ एक्सपेरिमेंट था उसका, याद है ना आपको? शो करना है कि एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। इसमें बलून वाली एग्जांपल भी दे सकते हैं, और बबल वाली जो एग्जांपल है ये कहाँ पे है, अगर मैं पेज नंबर आपको बताऊं तो उसके हिसाब से हम चले जाते हैं पीछे 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 और पीछे। ये एग्जाम्पल लगा दें चार्जिंग जी, इसकी आपको एग्जांपल मिल जाएगी जी, अल्लाह थोड़ा भला करे। ये है जी एग्जांपल जी, किधर गया है जी, किधर गया है, ये है जी। एक्सपेरिमेंट लिखें, लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं पूरा, या फिर ये जो ये बबल वाली एग्जांपल है, ये जो हमने दी थी बबल वाली एग्जांपल, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। ये बबल वाली भी यहाँ पे दी हो, तो बबल जो है वो गोल क्यों होता है, सो बबल गोल क्यों है, ये वाला जो है इसमें मैंने आपको चेंजेस कराई थी, क्वेश्चन आपने कोई नहीं लिखना, ये मैंने आपको जो चेंजेस कराई थी उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद नोट्स बेटा आपके पास हैं, हरुण आपके पास भी हैं नोट्स 9th क्लास के? जो नए मैं बनाऊंगा ना, नए जो जिसमें परफेक्ट यही सिलेबस होगा, वो तो अभी दोबारा सारे फिर सेटिंग करके दोबारा से उसमें से कटिंग वगैरह करनी पड़ेगी ना, तो उसमें अब थोड़े दिन लगेंगे, चंद एक दिन लग जाएंगे। अभी मैं आपको जो बढ़ा रहा हूँ उसके मुताबिक हम पढ़ते जाते हैं ना, टाइम ज़ाया ना हो। बाकी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयरिंग करूंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। अच्छा, इसके बाद आ जाए जी अगला क्वेश्चन, is it easy to remove air from the balloon but it is very difficult to remove air from the glass bottle? कहता है बलून के अंदर से हवा निकालना बड़ा आसान है लेकिन बॉटल से हवा निकालना मुश्किल है, वजह क्या है जी? क्या वजह हो सकती है जी? बलून से हवा क्यों निकल सकती है? कि बलून में बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना वो ज्यादा लगता है, बलून के अंदर वाले प्रेशर के मुकाबले में बाहर वाला प्रेशर ज्यादा होता है। जैसे ही हम बलून को छोड़ते हैं बाहर वाला प्रेशर इतना ज्यादा एक्सर्ट करता है कि अंदर वाली हवा को निकाल देता है, जबकि ग्लास बॉटल में जो आउटर प्रेशर है वो इनर प्रेशर पे इफेक्ट नहीं करता, इसलिए हम ग्लास बॉटल से एयर को बाहर नहीं निकाल सकते। ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा नोट्स में। फिर उसके बाद बैरोमीटर क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया हुआ है पीछे। उसके बाद वाटर को बैरोमीटर में क्यों इस्तेमाल नहीं करते, मरकरी को क्यों करते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया हुआ है। इसके बाद आगे है जी ये वाला, देखें ये क्वेश्चन आगे फिगर भी उसने बनाई है इसकी। व्हाट मेक्स अ शक्कर प्रेस्ड ऑन द स्मूथ वॉल स्टिक्स टू इट? कहता है कि शक्कर जो है वो स्मूथ वॉल पे कैसे लग जाता है। अगर आपने देखा हो ये एक प्लास्टिक का मटेरियल होता है, इसको थोड़ा सा हम गीला करके ना तो ऐसे दबा के लगाते हैं दीवार के साथ या किसी मटेरियल के साथ, तो ये चिपक जाता है। उसकी वजह क्या होती है?
वजह होती है कि हमने इसके अंदर ये वाला जो रीजन है इस पे प्रेशर कम कर दिया होता है, एयर प्रेशर हम इसमें से कम कर देते हैं एयर को आउट करके, तो बाहर आउटर साइड पे जो प्रेशर लगता है ना बाहर की तरफ वो ज्यादा हो जाता है, तो ये चीज जो है वो चिपक जाती है उसके साथ, किसी भी मटेरियल के साथ। तो ये है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ प्रेशर इन द इनर साइड एंड आउटर साइड ऑफ द सर्कल। फिर उसके बाद 7.12 में क्या कहता है, व्हाई डज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद हाइट, हाइट के साथ ये क्यों चेंज होता है, ये भी हमने क्वेश्चन पीछे पढ़ा है, वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद एल्टीट्यूड, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह यह है कि एयर की डेंसिटी कम होती जाती है, तो जैसे जैसे हवा की क्वांटिटी कम होगी तो उसका प्रेशर भी कम होता जाएगा। आ गया जी, व्हाट डज इट मीन व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस इज सडनली फॉल्स, ये भी हमने उस आगे वाले टॉपिक में ये क्वेश्चन का आंसर पढ़ा था। सडनली अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल करता है तो इसका मतलब है कि जो प्लेजेंट वेदर है वो आने वाला है। उसके बाद आ गया, व्हाट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड इन द वेदर इफ द बैरोमीटर रीडिंग शोज अ सडन इंक्रीज, और अगर जल्दी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाए तो इसका मतलब कि आगे उसके बाद जो है वो जल्दी से कम भी होगा और वेदर स्पेल जो है वो बैड होने वाला है। उसके बाद पास्कल्स लॉ, इसकी स्टेटमेंट हमने करनी है, ये भी मैंने आपको कराई हुई है। हाइड्रोलिक प्रेस की एक्सप्लेनेशन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे हमने की हुई है, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन की हुई है, अर्शिमीदस प्रिंसिपल हमने नहीं करना, 7.18 वाला नहीं होगा, अब थ्रस्ट वाला भी नहीं होगा, ये भी अर्शिमीदस प्रिंसिपल से रिलेटेड है, सबमरीन वाला भी उसी से रिलेटेड है, ये भी नहीं आपने करना। उसके बाद व्हाई डज अ पीस ऑफ स्टोन सिंक इन वाटर बट शिप ह्यूज शिप विद ह्यूज वेट फ्लोट्स, ये भी नहीं करना, ये भी उसी से रिलेटेड है। ये 4 क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, 7.18, 19, 20 एंड 21। ठीक है, अब ये चीजें आपको नहीं पता चलेंगी, ये मैंने आपको साथ साथ बताना है, इसलिए मैं कह रहा था कि मैं सिलेबस जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, और अब आपको टीचर्स की गाइडेंस जो है वो ज्यादा जरूरत है। अच्छा जी, आगे हुक्सला वाला हमने कर लिया था, इलास्टिक लिमिट भी कर ली थी, ये हमने कल किया है। फिर उसके बाद टेक अ रबर बैंड कंस्ट्रक्टेड विद द बैलेंस ऑफ योर ओन यूजिंग अ रबर बैंड, कहता है टेक अ रबर बैंड कंस्ट्रक्ट अ बैलेंस, एक बैलेंस बनाए ऑफ योर ओन यूजिंग अ रबर बैंड, रबर बैंड को इस्तेमाल करते हुए, चेक इट्स एक्यूरेसी बाय वेजिंग ऑब्जेक्टिव वेरियस ऑब्जेक्ट्स, कहता है जो भी आप बनाएंगे उसके साथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का वेट फाइंड करें और इसकी एक्यूरेसी देखें, ये आप कर लीजिए, करना हुआ तो। ये हमारे क्वेश्चन जी सारे मुकम्मल हो गए हैं, इंशाल्लाह कल हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, जो भी इन टॉपिक से रिलेटेड है वो मैं आपको कल बताऊंगा, हम डिस्कस करेंगे। आपने क्या करना है, आपने इसके MCQs जो है वो कंप्लीट करने हैं, इंशाल्लाह हम कल दोबारा मिलते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।